आप सभी लोग, उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में अलग अलग हम लोग एस्पेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटा सा सेशन होता है जिसमें बहुत अधिक क्वेश्चंस हम लोग नहीं रखते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं और प्रश्नों की थोड़ी सी व्याख्या हम लोग कर लेते हैं, ताकि उस प्रश्नों का हमें जानकारी ठीक ठाक से मिले और ये भी पता चले कि यदि हम लोग किसी बात को कह रहे हैं तो वह क्यों वो आंसर सही है, वो ऑप्शन क्यों सही है, और अगर किसी ऑप्शंस को हम लोग गलत कर रहे हैं तो वो क्यों है। ठीक है, इस सीरीज का हम लोगों ने नाम दिया है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो, चूंकि इसके पहले हम लोगों ने माउंटेन के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है, प्लेन के बारे में डिस्कशन किया, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्लेट्यू के बारे में। अब देखो, जैसे हम लोग को यहां पर याद रखना है कि जब हम लोग प्लेट्यू रीजन्स की बात करते हैं तो प्लेट्यू रीजन्स सबसे मजबूत शील्ड है भारत का, यानी कि भारत की सबसे पुरानी भूमि मानी जाती है, सबसे प्राचीन भूमि मानी जाती है और सबसे कठोर भूमि मानी जाती है। ठीक है, तो इस भाग के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। अब देखो क्या है कि जब हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू की चर्चा करते हैं तो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन्स जो को हम लोग मूल रूप से दो भाग में बांट देते हैं। एक तो सेंट्रल हाईलैंड रीजन्स होता है और एक होता है जिससे हम लोग डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, साथ साथ में कुछ जगह पर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू को भी देखते हैं, जिसमें हम लोगों का शिलोंग प्लेट्यू रीजन्स इसमें इंक्लूड होता है। आओ पहले क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखें, और यह आज का जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न किससे संबंधित हैं? तो ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं इनका संबंध है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड रीजन से, जिसको केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं। और देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है मध्य उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंट्रल हाईलैंड्स। इट इन लाई इंटायरली साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। ठीक है, यह रिवर नर्मदा के दक्षिण में है, नहीं, यह रिवर नर्मदा के दक्षिण में नहीं है, बल्कि यह कहां पर है? तो यह नर्मदा के उत्तर में है। क्योंकि देखो, जैसे ही हम लोग चर्चा करते हैं सेंट्रल हाईलैंड रीजन्स के बारे में, तो आपको यहां पर याद रखना है कि जब हम लोग सेंट्रल हाईलैंड रीजन्स की चर्चा करेंगे, क्लियर है, तो इसका मतलब है कि सेंट्रल हाईलैंड्स कौन से रीजन्स को हम लोग कहेंगे। तो आओ हम लोग थोड़ा मानचित्र में इसको समझने का कोशिश कर लें। ठीक है, जब ऐसे मानचित्रों को, एक जनरल मानचित्र हम लोग बनाते हैं थोड़ा समझ लेने को, ठीक है, क्योंकि मानचित्र से हमें बातें जो है वो थोड़ी सी ज्यादा समझ में आती हैं। जैसे एक भारत का ये सामान्य मानचित्र है, ठीक है, इन जनरल अगर इसको हम लोग देखते हैं। अब यहां पर देखो ध्यान से, ये जो भाग हम लोग देख रहे हैं, यह भाग जो है ये किसका है? तो ये पर्वतों का भाग माना जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत, क्लियर है। और इसके बाद इस भाग में यदि हम लोग देखते हैं तो यहां पर, ठीक है, छोटे छोटे ऊंचे पहाड़ियां मिलती हैं, जिनमें कौन कौन से पहाड़ियां होंगी? तो जैसे यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर हमें मिल जाता है अरावली, यहां पर हमें मिल जाता है इसी जगह पर जिससे हम लोग बोलते हैं मालवा प्लेट्यू। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इस पूरे रीजन्स में हमें मिल जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे ही बोला जाता है बुंदेलखंड। ठीक है, इसी भाग में हमें मिलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम इसे बोलते हैं बघेलखंड। ठीक है, इसी के बगल में अगर हम लोग देखें तब हम हमें क्या, कौन सा भाग देखने को मिलेगा? तो यहां पर हमें मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू।
छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन्स हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं शिलोंग प्लेट्यू बोला जाता है, शिलोंग का पठार बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर देखते हैं तो इसी जगह पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमें और भी कई पहाड़ियाँ मिलती हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें मिल जाता है विंध्य रेंज मिलता है, यानी विंध्य श्रेणी बोलते हैं। इसी जगह पर हमें देखने को मिलता है जिसे हम लोग सतपुड़ा रेंज कहते हैं, सतपुड़ा रेंज कहते हैं, क्लियर है। और तब हमें यहां पर देखने को मिलता है जिसे हम लोग डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, क्लियर है। तो इसका मतलब है यह जो पूरा एरिया हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द सेंट्रल हाईलैंड रीजन्स, इसको हम लोग कहते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड रीजन्स में अरावली हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मालवा प्लेट्यू होगा, यहां पर बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन्स है, ऐसे हाईलैंड्स हैं, शिलोंग प्लेट्यू रीजन्स है, ठीक है। यहां पर विंध्य रेंज मिल रहा है, यहां पर सतपुड़ा रेंज मिल रहा, यानी यहां पर इस तरह की पहाड़ियां हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। तो अब देखो इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें तो कह रहा है, पहला क्वेश्चंस का अगर हम लोग पार्ट देखेंगे, ठीक है, इस बात को पहले ध्यान में रखोगे। और आओ हम लोग पहले क्वेश्चंस को देखें। इट लाइज एंटायरली साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, ये रिवर नर्मदा के साउथ में नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिवर नर्मदा फ्लो इन अ रिफ्ट वैली। रिवर नर्मदा किस में बहती है? तो एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। और जब यह भ्रंश घाटी से होकर के बह रही है तो इसका मतलब है कि यह भ्रंश घाटी किसके किसके बीच में होगा, ठीक है। तब पता चलता है यह भ्रंश घाटी, ठीक है, एक सतपुड़ा है और दूसरा विंध्य है, सॉरी उल्टा हो गया, पहला विंध्य है और विंध्य के नीचे हमें सतपुड़ा देखने को मिलता, और यहां से यह रिवर नर्मदा बह रही है, क्योंकि रिवर नर्मदा फ्लो इन अ रिफ्ट वैली, ठीक है। इस वजह से इट लाइज एंटायरली साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, सो यह स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा गलत। दूसरा कह रहा है द रीजन शो अ जनरल स्लोप ऑफ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, इसका स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ में है, ठीक है। आपने देखा है कि रिवर जो फ्लो करता है वह इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारा रीजन्स का जो बहाव है या हमारे रीजन्स का जो ढाल है वो किधर है। आओ इसको हम लोग इसी मैप में थोड़ा सा बैठ के देख भी लेते हैं, ठीक है। इसी मैप में हम थोड़ा सा कुछ और बात की चर्चा भी कर लें। जैसे यहां पर तुम देख रहे हो ये डेक्कन का प्लेट्यू रीजन्स हमें देखने को मिल रहा है, और बड़ा फेमस रिवर यहां पर है जिसका नाम है रिवर गोदावरी। और गोदावरी किधर जा रहा है? ईस्टर्न साइड्स में। निकल कहां से रहा है? वेस्टर्न साइड्स में, ठीक है। इसी जगह पर हम देख रहे हैं कृष्णा रिवर किधर की तरफ जा रहा है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। कावेरी नदी वेस्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि मोस्ट ऑफ द रिवर जो ओरिजिन्स करता है वेस्टर्न घाट के रीजन्स में, ये किधर की तरफ जा रहा है? ईस्टर्न साइड्स में। हम देख रहे हैं यहां पर एक और रिवर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है महानदी, यह भी किधर चला है? ईस्टर्न साइड्स में। और यहां से एक निकलने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर रिवर सोन, और रिवर सोन आकर के, ठीक है, द ग्रेट रिवर गंगा से आकर के मिल रही है। इसका मतलब है कि जब भी किसी रीजन्स का स्लोप होगा तो रिवर वैसे स्लोप से होकर के बहेगी, और रिवर का बहाव उस भाग को बताता है कि उस भाग का स्लोप कैसा है। अब आप ये कहेंगे कि सर नर्मदा तो उल्टा तरफ जा रहा है, नर्मदा इधर जा रहा है, तापी इधर जा रही है। हाँ, वो रिफ्ट वैली में बह रही है, इस वजह से ऐसा जा रहा है। वेस्टर्न घाट के रीजन्स में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि ईस्ट में जा रही, वेस्टर्न अरबियन सी की तरफ जा रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पर अगर ऐसा जा रहा है तो या तो यह रिफ्ट वैली से होकर बह रही है या फिर वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड से ये निकलती है, क्लियर है। अब जैसे ऐसी बहुत सारी रिवर है, जैसे हम तो कह सकते हैं रिवर मांडवी, ठीक है, ये अरब के सी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो खैर, तो नॉर्मली इसका स्लोप कैसा है? तो कह रहा है कि अगर हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स के स्लोप के बारे में चर्चा करते हैं तो सेंट्रल हाईलैंड्स का स्लोप किधर है? तब यहां पर स्टेटमेंट को देखो क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि जब हम सेंट्रल हाईलैंड्स के स्लोप को देख रहे हैं तो रीजन शो अ जनरल स्लोप फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है यह स्टेटमेंट सही है। इट फॉर्म्स अ ट्रांजिशन जोन्स बिटवीन द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स,
अभी आपने मैप में देखा कि नॉर्थ प्लेन्स और जो प्लेटू रीजन है उसके बीच में एक तरह से ये क्या है, तो ये संक्रमणकालीन क्षेत्र माना जाता है, ट्रांजिशनल जोन से है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। तो पहला का कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल 2 और 3 कथन सही है, पहला कथन इसका गलत है। क्लियर है? आओ हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। और दूसरा क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन यहां पे कह रहा है, ठीक है, विथ रेफरेंस टू दी मालवा प्लेट्यू कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मालवा के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मूल रूप से अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट को बनाता है और आपके विचारों को बड़ा ही स्पष्ट ये बताता है। पहला कह रहा है इट प्राइमरी कंपोस्ट ऑफ द बेसाल्टिक लावा, यह मुख्य रूप से बासाल्टिक लावा प्रवाह से बना हुआ है। किसके बारे में बात हो रही है, तो यहां पर बात हो रहा है अबाउट द मालवा प्लेट्यू। ठीक है, तो जब ये कह रहा है इसका मतलब है दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, यह स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसमें कैसे लावा मिल रहे हैं, तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि बसाल्टिक लावा यहां से मिल रहा है। दूसरा कह रहा है इट स्लोप्स टुवर्ड्स द अरेबियन सी, नहीं, अरेबियन सी की तरफ इसका स्लोप नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और तीसरा कह रहा है, ठीक है, इट इज ड्रेन्ड बाय रिवर लाइक चंबल, बेतवा एंड केन। ठीक है, चंबल, बेतवा और केन जैसे नदियों के द्वारा यह सिंचित होती है या इसकी जल निकासी है। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग को याद रखना है बासाल्टिक लावा से बना हुआ है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा कह रहा है इट स्लोप टुवर्ड द अरेबियन सी, नो इट इज नॉट करेक्ट। और तीसरा कह रहा है इट इज ड्रेन्ड बाय रिवर लाइक चंबल, बेतवा एंड केन। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऐसे में 1 और 3 होगा इसका उत्तर। तो यहां पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओनली 1 एंड 3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और ये हो गया हम लोग का प्रश्न संख्या 3। ठीक है, और यहां पर कह रहा है कि यह प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, तो यहां पर देखो द विंध्य रेंज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, विंध्य श्रेणी सबसे सटीक रूप से किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, अ कंटिन्यूअस फोल्ड माउंटेन सिस्टम, नो, यह एक निरंतर वलित पर्वत है, नहीं, वलित पर्वत यह नहीं है। अ ब्लॉक माउंटेन फॉर्म्स बाय फॉल्टिंग्स, भ्रंश के द्वारा निर्मित एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, तो यह एक तरह से कहा जाए कुछ आंशिक रूप से यह सही है, लेकिन विंध्य रेंज के बारे में कह रहा है कि और कौन इसका, तो कह रहा है डिसकंटिन्यूअस एस्कार्पेंट रीजन्स, यह एक असतत, ठीक है, कगार प्रणाली के जैसा यह विकसित है। ठीक है, यह स्टेटमेंट इसका सही है। एक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है, यह पर्वत श्रृंखला है, ज्वालामुखी से निर्मित यह नहीं है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इंडिकेट्स, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य उच्च भूमि के ढाल को दर्शाती है। ठीक है, अभी जैसा हमने कहा कि जब भी हम लोग अगर देखें तो कोई भी रिवर कैसे बहेगी, किस डायरेक्शन से बहेगी, ये जब भी हम लोग देखेंगे यह नदी के ढाल के आधार पर हम बता सकते हैं कि उस भाग का ढाल किधर की ओर हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। अब पहला देखो दे दिया नर्मदा। अभी हम लोगों ने कहा
नर्मदा रिवर तो बह रहा है उल्टे डायरेक्शंस में। और याद रखना है यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। 1312 किलोमीटर के आसपास ये लंबी नदी है। ठीक है, तो बहुत ही लंबी नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाले यह सबसे लंबी नदी मानी जाती है। लेकिन नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, एक रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। इसके नॉर्थ में जो पर्वतें हैं, जो पहाड़ी है, इसी को हम लोग विंध्य के नाम से जानते हैं। और इसके साउथ में कौन सी पहाड़ी है? तो यह सतपुड़ा है। तो यह विंध्य और सतपुड़ा से होकर के बहती है, इसलिए यह ढाल इसका जो है वो रिफ्ट वैली की वजह से पश्चिम की ओर है। पहला सही नहीं होगा। तापी नदी यह भी भ्रंश घाटी से बह रही है। और तापी किसके किसके बीच से बह रही है? तो तापी नदी जो है यह भी भ्रंश घाटी से होकर के पश्चिम की ओर बह रही है। और यह किसके बीच में बह रही है? तो यहां पर सतपुड़ा है और यहां पर एक और पहाड़ी है जिसका नाम है अजंता। ठीक है, यहां पर सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा और अजंता के बीच से बह रही है तापी नदी। यह भी भ्रंश घाटी से होकर के बह रही है और पश्चिम की ओर बहने वाली यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। क्लियर है? तो हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य उच्च भूमि के ढाल को दर्शाती है? ढाल को दर्शाती है का मतलब है किस ढाल? अभी हम लोगों ने देखा कि साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। क्लियर है? तो यह ढाल को नहीं दर्शा रहा है। अब हम लोग को सही मिला है और वो है हम लोगों का चंबल। यह चंबल रिवर, ठीक है, चंबल बीहड़ का निर्माण करती है और यह मूल रूप से अगर देखें तो इस पूरे रीजन्स के ढाल को यह नदी बताती है। ठीक है, क्योंकि देखो गोदावरी जैसे ही हम आते हैं यह डेक्कन प्लेट्यू रीजन्स में बहाव करती है, तो गोदावरी इस ऑप्शंस में नहीं आएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा द रिवर चंबल। ठीक है, तो रिवर चंबल जो है इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड, सो इट इज द रिवर चंबल होगा। क्लियर है? आओ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। और यहां पर हम लोग अगर देख रहे हैं तो यह कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, अभी यहां पर देखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुंदेलखंड रीजन्स। इट लाई बिटवीन यमुना एंड नर्मदा। ठीक है, यह जो बुंदेलखंड रीजन्स है यह यमुना और नर्मदा के क्या यह बीच में है? ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यह स्टेटमेंट हमारा सही है। इट फॉर्म्स द ईस्टर्न एक्सटेंशंस ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। यह मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार का निर्माण करता है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। It is composed mainly of young fold mountain of India is the only one, and that is the Himalaya. हिमालय पर्वतमाला को हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, नवीन वलित पर्वत के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो यह यंग फोल्ड माउंटेन्स के रूप में बुंदेलखंड हाईलैंड्स है। ठीक है, तो यहां पर यह स्टेटमेंट तो कोई मतलब इसका आता ही नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास केवल दो स्टेटमेंट सही हैं, पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर है प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है आपसे, ठीक है, यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स?
ठीक है, अभी जैसे जस्ट अभी आपको मैंने मानचित्र में बताया कि जब हम लोग देखते हैं मालवा, यहां पर क्या पूछ रहा, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स, केंद्रीय उच्च भूमि का भाग कौन नहीं है। सो क्या मालवा का प्लेटू सेंट्रल हाईलैंड्स का भाग है? ठीक है, सो इट इज दी यस, ठीक है, ये सही है। क्या बुंदेलखंड इसका भाग है? तो हां, बुंदेलखंड भी इसका भाग है। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन्स का ये ईस्टर्न साइड माना जाता है। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड रीजन्स। ठीक है, यह भी स्टेटमेंट हमारा सही होगा। लेकिन जब हम लोग प्लेट्यू रीजन्स को यानी इंडियन प्लेट्यू रीजन्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, देन हम लोग मोटा तौर से इसको अगर देखा जाए तो सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड रीजन्स, देन द डेक्कन प्लेट्यू रीजन्स। तो इसका मतलब यह होगा कि डेक्कन प्लेट्यू एक अलग पार्ट हो जाता है इंडियन प्लेट्यू रीजन्स का। सो द डेक्कन प्लेट्यू is a separate part of the Indian Plateau regions या Peninsular Plateau regions. So the answer is the Central Highland regions do not include the Deccan Plateau regions, यानी कि यह जो केंद्रीय उच्च भूमि है इसमें दक्कन का पठार इसके भाग के रूप में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका सही जवाब होगा द डेक्कन प्लेटू है, जो कि इसके भाग के रूप में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर है? एक और चीज हम जैसे तुम लोग को डिस्कस करते चले कि जब भी हम लोग ऐसे प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है, तो हर प्रश्न में अगर आप देखेंगे ये आपके एक तरह का नोट्स भी बनते हुए चला जाएगा। यानी आप इन सभी चीजों को नोट करते चले। ये बहुत बार क्लास में लड़के पूछते हैं कि सर इसमें से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। पूछने को तो वन लाइनर भी क्वेश्चंस हम लोग कर ही सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चंस को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसमें थॉट डेवलप नहीं होगा। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट से हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर बहुत सारे स्टेटमेंट को लिखा जाता है और उस स्टेटमेंट को लिख करके हम प्रयास ये करते हैं कि आपको समझ में आए कि अगर ये स्टेटमेंट सही है तो क्यों है, और उस स्टेटमेंट को अगर सही है तो इसका मतलब है हम उसको नोट डाउन करते हुए चले जाएंगे। आओ अगले प्रश्न को हम लोग देखें, और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 7 को देखिए। और प्रश्न संख्या 7 हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, देखो यहां पर, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशंस ऑफ द नर्मदा वैली। ठीक है, नर्मदा घाटी के निर्माण के सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है। ठीक है, पहला, इट इज फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियल इरोजन्स, ये हिमनद अपर्दन के द्वारा बना हुआ है। किसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा नर्मदा घाटी के बारे में बताओ कि ये नर्मदा घाटी का निर्माण किससे हुआ है। ठीक है, यानी नर्मदा रिवर बह रही है एक रिफ्ट वैली से, तो इस घाटी का निर्माण किससे, फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर इरोजन, सो इट इज द नो। ये गलत है, इट इज अ रिफ्ट वैली बिटवीन द फॉल्टेड ब्लॉक्स। ठीक है, ये भ्रंश ब्लॉक के बीच में एक रिफ्ट वैली के रूप में ये डेवलप किया है। ठीक है, आराम से यही तो उत्तर होगा, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, इट इज फॉर्म बाय नो वॉल्केनिक एक्टिविटीज, यहां पे हमें देखने को नहीं मिलता और वॉल्केनिक एक्टिविटीज से इसका निर्माण नहीं हुआ है। इट इज एन अलुवियल बेसिन, सो इट इज ऑल्सो नॉट। सो यह एक भ्रंश ब्लॉक के बीच में एक रिफ्ट घाटी है। ठीक है, यानी कि यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच में एक, ठीक है, रिफ्ट वैली है जिसको हम लोग कह सकते हैं एक भ्रंश के जैसा इस भाग का निर्माण हुआ है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें, और अगला प्रश्न है यह प्रश्न संख्या 8। ठीक है, और यहां पर अगर हम लोग इसको देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 8, तो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित योगों में विचार कीजिए। मालवा प्लेट्यू किस वजह से जाना जाता है, फॉर इट्स ब्लैक सॉइल, सो इट इज करेक्ट। बुंदेलखंड नीस के रूप में जाना जाता है, ग्रेनाइट का और हार्डेस्ट फॉर्म्स, ये ग्रेनाइट टेरेन्स है। ठीक है, ये ग्रेनाइट भूभाग है। विंध्य किसके लिए जाना जाता है, तो विंध्य इज नोन फॉर देयर सैंड, बलुआ पत्थर की संरचनाओं के लिए यह प्रसिद्ध माना जाता है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट मैच है। ठीक है, तो अगर यहां पर हम लोग देख रहे हैं तो तीनों ही करेक्ट मैच है।
ठीक है, इस वजह से यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, यह तीनों इसका सही है, यानी तीनों युग में जो है वो सही सुमेल किया हुआ है। सो इट इज दी सी आंसर। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहां पर हम लोग देखें। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द चंबल रावाइंस। निम्नलिखित में से चंबल के बीहड़ों की सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है? ग्लेशियर इरोजन्स? नहीं। पवन अपर्दन? नहीं। सॉइल इरोजन इज ड्यू टू रनिंग वाटर, बहते जल के कारण मृदा अपर्दन, अवनलिका अपर्दन जिसको हम लोग बोलते हैं, यस। ठीक है, सॉइल इरोजन ड्यू टू द रनिंग वाटर से ही इस तरह के बीहड़ का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो which of the following best explain the formation of the chamber lines? That is the soil erosion due to running water, and running water का मतलब यहां पर ये हुआ कि रिवर के एक्शंस के वजह से इस तरह के खड्डों का, इस तरह के बीहड़ों का निर्माण हुआ है। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है, Which one of the following statement is correct regarding the Central Highlands? मध्य उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कह रहा है इट इज वाइडेस्ट इन द ईस्ट। ठीक है, क्या यह पश्चिम में, ईस्ट यानी पूरब में, क्या यह अधिक चौड़ा है? नहीं, पूरब में यह संकरा है भाई। ठीक है, पूरब में यह संकरा है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट गलत होता है। इट नैरो टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, यह पूरी तरह से वेस्टर्न साइड्स में, क्या यह पश्चिम की ओर यह संकरा है? ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर है कि नहीं। अब तीसरा कह रहा है इट इज वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोवर इन द ईस्ट। यह पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में संकरा है। ठीक है, किसके बारे में? मध्य उच्च भूमि। पूर्व में चौड़ा है, गलत हो जाएगा। पश्चिम की ओर संकरा है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो पश्चिम में चौड़ाई इसकी ज्यादा है और पूरब में यह अपेक्षाकृत संकरा ज्यादा है। इस वजह से यह स्टेटमेंट हमारा सही होगा। ठीक है, और यहां पर लिखा है इसकी चौड़ाई समान है, तो इसकी चौड़ाई एक समान हर जगह पर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इट इज वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोवर इन द ईस्ट होगा। यदि हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में कि वो कैसा है, इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये सभी 10 क्वेश्चन जो हैं वह सभी के सभी को हम लोगों ने स्टेटमेंट बेस्ड रखा है, कुछ फैक्चुअल बेस्ड है। क्लियर है? आपके सामने ये 10 प्रश्न, अब का जो ये सीरीज चलेगा ये आगे यानी कि प्लेट्यू रीजन से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, जो अच्छे तरह के क्वेश्चन होते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट डेवलप होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आगे के सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू से रिलेटेड यह सीरीज अभी चलेगा। ठीक है, जब एक बार पेनिनसुलर प्लेट्यू, जैसे अभी हम लोगों ने हिमालय को पढ़ा यानी नॉर्दर्न माउंटेन को पढ़ा, फिर प्लेन को पढ़ा, ये प्लेट्यू रीजन्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लेट्यू रीजन्स, इसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, तो इसके बाद हम लोग जो हमारा वेस्टर्न साइड्स का है यानी कि जिससे हम लोग कोस्टल प्लेन बोलते हैं, तटीय मैदान, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसके बाद जो है आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। यानी ज्योग्राफी का भी एक बहुत लंबा सीरीज चलेगा। क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल, ये सभी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, एग्रीकल्चर वगैरह को। ठीक है, तो आप इन सभी को प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्यादा प्रश्न नहीं रखेंगे, लिमिटेड प्रश्न होगा, डिस्कशन करेंगे इसको, ताकि आपको हर प्रश्न का उत्तर बढ़िया से समझ में आ सके। और फिर वही बात, अगर किसी प्रश्न में किसी भी तरह के कोई भी उत्तर में आपको किसी भी तरह की डॉट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कोशिश करेंगे कि जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि अगर किसी तरह के विरोधाभास है तो वह क्या है, और उसको हम लोग जरूर डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर जुड़े रहिए, लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स को जरूर लिखिए। ठीक है, अगले सीरीज में हम लोग फिर इसी तरह के प्लेटू रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस लाएंगे।